यस, पहले हमने ज्ञान के तीन भेद समझे। कौन कौन से? प्रत्यक्ष वाले, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। अब बारी है परोक्ष ज्ञान की, जो इंद्रियों और मन के द्वारा होता है, वो आत्मा के द्वारा नहीं होता है, इसीलिए इसे परोक्ष ज्ञान कहा है, जिसमें स्पष्टतया निर्णय नहीं होता है। देखो, हम कई बार कहते हैं ना कि आंखों के देखा हुआ भी झूठ हो जाता है, होता है ना, कानों से सुना भी झूठ हो जाता है। तो वो इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, वह उसको परोक्ष ज्ञान यानी अस्पष्टतया निर्णय करने वाले ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा है। क्लियर डेफिनेशन। अब आते हैं आगे। परोक्ष ज्ञान के दो प्रकार हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब कितने हैं? 5 ज्ञान है। 5 में से 3 तो प्रत्यक्ष हो गए, हमने पढ़ लिए। अब ये 2 बचे, ये दोनों क्या है? परोक्ष हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो होता है, हालांकि मैम केवल ज्ञान करवा दिया क्या आपने? केवल ज्ञान हो गया क्या हमारा कंप्लीट? हो गया कंप्लीट, कल सब हो गया। अब विज्ञान तो उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज, मेरा मिस हो गया था। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। सुनिए मेरी बात, जो रिकॉर्डिंग मैंने एक भेजी है, वहां पे आप वो चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो निकालिए, आर लिखा हुआ रहता है ना, वहां क्लिक कर, अच्छा अच्छा, सारे वीडियोस आएंगे, तो वीडियो पे क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके ओके, थैंक। ठीक है। तो अब आगे आते हैं हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब इनमें भेद और अभेद दोनों बातें हैं। ऐसे तो कई आचार्यों ने मति ज्ञान का ही एक विशेष प्रकार बता दिया है, श्रुत ज्ञान, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। पहले मनन होता है, फिर उस पर विचार विमर्श जो भी किया जाता है, वो सब श्रुत ज्ञान होता है। मतलब उस पे बहुत गहराई से सोचना या उसे लंबे काल तक याद रखना, फिर कोई चीज देखकर स्मृति हो जाना, वो सारी चीजें ये एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, बहुत सिमिलर है। अगर आप बोलोगे कि मैंने कोई चीज देखी है और एकदम से वो उसे याद किया है, ये मति हुआ या श्रुत हुआ? याद करना श्रुत हो गया, देखना मति हो गया, बहुत कनेक्टेड हो जाता है। इसे कई एग्जाम्पल से भी समझाया है, कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है। तो अब होता क्या है, मति ज्ञान जो होता है मननात्मक होता है। मननात्मक मतलब मन के द्वारा होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। खुद जान जाते हैं वो चीज। कलर देखा तो मैंने देखा, जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने कौन सा कलर देखा, कौन सा कलर था, या मैंने सोचा, तो दैट इज श्रुत ज्ञान। मैंने कलर जो देखा दैट इज मति ज्ञान, मेरे लिए हुआ। समझ में आया? मैंने कुछ बुक रीडिंग की, मैंने कोई भी अक्षर देखे या मैंने कुछ भी पढ़ा, वो मेरे लिए था। उसके बाद जब बताते हैं शब्द संकेत आदि के द्वारा, तो वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है। क्लियर? तो मति ज्ञान जो होता है वह मननात्मक होता है, यानी मनन में होता है मतलब। और शुद्ध ज्ञान शब्दोल्लेख पूर्वक होता है, शब्द और उल्लेख पूर्वक, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनाना, ये सब शुद्ध ज्ञान हो गया, है ना। पढ़ना जो है वो खुद पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ने के बाद हमें उस पे बहुत चिंतन विमर्श, वो सारी चीजें करते रहते हैं, उसकी आलोचना करते रहते हैं, तो वो अलग चीज हो जाती है, फिर वो श्रुत ज्ञान में आ जाता है। ठीक है। अब आता है, ये दोनों सहचर है, यानी एक दूसरे के साथ में रहते हैं, सहचर है, दूध पानी की तरह घुले मिले हैं, साथ ही रहते हैं। इन दो भेदों का हेतु है कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव आप सबको पता है क्या होता है? जब कोई कारण होता है तभी कोई कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्य कारण भाव आप हमेशा याद रखिए, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे है मिट्टी, मिट्टी, इसे उपादान भी कहते, उपादान सबको कहते। म्यूट करिए ना, सबको म्यूट करिए प्लीज। अभी म्यूट है, कोई एंट्री होते हैं ना, एंटर होते हैं ना, तब शायद अनम्यूट हो जाते हैं, है ना। ओके। तो कारण क्या है? उपादान भी कहते हैं, कई जगह उपादान शब्द आता है, कारण शब्द आता है ना।
तो वो होता है जैसे मिट्टी, और कार्य क्या हो गया, घड़ा, दिया, ग्लास, मिट्टी की ग्लास बनाना, घड़ा बनाना, दिया बनाना, मिट्टी की बहुत सारी वस्तुएं बनाना। तो जब अपने पास मेन चीज नहीं है तो क्या हम घड़ा, दिया, ग्लास कुछ बना पाएंगे? नहीं। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य से कारण की उत्पत्ति नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कारण कौन है, मति ज्ञान। कारण कौन है, मति ज्ञान। और कार्य क्या है, श्रुत ज्ञान। क्लियर है ना? कार्य कारण भाव है। तो मति ज्ञान कारण है और शुद्ध ज्ञान कार्य है। शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। हम कोई भी चीज पहले हम कोई देखेंगे, किसी के बारे में सुनेंगे, फिर उसका पर्यालोचन करते हैं, मतलब उस पे हम वो करते हैं, सोचते जाते हैं कि ये क्या होना चाहिए, मैंने कुछ तो देखा था, कुछ तो याद आ रहा है ना? उसके बारे में पूरा पर्यालोचन करना, फिर उसे एक्सप्लेन करना, बताना नहीं बताना अलग बात है, मतलब उसके बारे में बहुत सारा चिंतन विमर्श गवेषणा, ये सारी चीजें आगे चलती रहती है। शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है, लेकिन मति ज्ञान शुद्ध पूर्वक नहीं होता है। मतलब जैसे ही कोई शब्द सुना और मति ज्ञान हुआ, नहीं, पहले मति ज्ञान होता है, फिर शुद्ध ज्ञान होता है। अब आगे क्या आएगा, आगे कुछ और ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है? अब मति ज्ञान और मति अज्ञान में अंतर, ये तो आप लोगों को सबको पता है। क्या पता है? पात्रता भेद। पात्र भेद के कारण होता है ना। क्या पात्र भेद है? जो सम्यक्त्वी का ज्ञान होता है, ज्ञान तो सेम ही होता है, ये बुक सेम है। अब पढ़ने वाला इसे कौन पढ़ रहा है, सम्यक्त्वी पढ़ रहा है तो सही दृष्टि से अंकन करेगा, और मिथ्यात्वी पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी बात को बीच में, मतलब उन जो उसकी मिथ्या दृष्टि है वो कहीं ना कहीं उसकी वो हो जाएगी, तो उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है मिथ्या दृष्टि के द्वारा, वो अज्ञान बन जाता है पात्र भेद के कारण। जबकि ज्ञान हमेशा क्षायोपश्मिक भाव होता है, निर्वध्य होता है, ज्ञान हमेशा शुद्ध होता है। बस उसे ग्रहण करने वाला कैसा है, दूध है, दूध को मैंने थाली में डाला तो थाली के शेप का हो गया, है ना? पात्र भेद के कारण ज्ञान अज्ञान बन जाता है और ज्ञान ज्ञान रह जाता है। क्लियर है? तो सम्यक दृष्टि का ज्ञान मति ज्ञान और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान सेम है। सम्यक दृष्टि का श्रुत जो होता है वो श्रुत ज्ञान हो गया, और मिथ्या दृष्टि का श्रुत ज्ञान मिथ्या श्रुत हो गया। ठीक है? मति ज्ञान के प्रकार। अब यहाँ पे मति ज्ञान के दो प्रकार है। एक होता है श्रुत निश्रित। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया श्रुत निश्रित, यानी श्रुत के जो आश्रित होता है, यानी जो श्रुत के द्वारा होता है। पहले तो बोला मति ज्ञान श्रुत के द्वारा होता नहीं है, ये ट्विस्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पहले कभी जैसे बचपन में मेरी मम्मी ने, पापा ने, मेरे टीचर्स ने मुझे कोई बुक पढ़ाई, या मुझे ज्ञानशाला में कोई बुक पढ़ाई, पहले जमाने में एक छोटी सी बुक आती थी, मुझे याद है, जिसमें है ना ऐसे वो पोयम्स और लिखे हुए रहते थे, ये सिखाती एकता और सेवा का ढंग, कार्य कुशलता भी। बारकड़ी थी पूरी, आ ई ऐसे सब पे एक दोहे दोहे बने हुए थे, नाम याद नहीं आ रहा है बुक का। अब मैंने वो बचपन में मुझे किसी ने बताई, उसमें कलर्स, ड्राइंग थी, पिक्चर्स थे, लिखा हुआ भी था, ठीक है? बचपन में जो सिखाया, जब मैंने उन अक्षरों को या उन कलर्स को देखा, फिर मुझे बताया कि ये ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, या जो भी सिखाया, ठीक है, तो वो शुद्ध हो गया। पहले मैंने देखा, फिर मुझे बताया गया, उपदेश, शब्द संकेत आदि उपदेश के द्वारा जो जाना जाता है, शुद्ध ज्ञान हुआ। अब जब बड़े हो गए, वो हाथ में कभी पुस्तक आई तो मुझे एकदम से याद आता है कि नहीं आता है, उसके बारे में हल्का हल्का याद आना शुरू होता है, एकदम हमारी कुछ यादें धुंधली पड़ जाती है, और फिर हम थोड़ा गहन चिंतन मनन करते हैं तो हमारी बातें याद आ जाती है ना। तो ये जो श्रुत निश्रित मति ज्ञान होता है, पहले कहीं न कहीं वो श्रुत हो चुका होता है, यानी वो ज्ञान हो चुका होता है। ठीक है? तो ये हो गया श्रुत निश्रित, यानी श्रुत के जो आश्रित होता है, निश्रित होता है, वह हो गया श्रुत निश्रित
मति ज्ञान, उसके कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहले यहाँ पे आएगा, पहले अश्रुत निश्रित मति ज्ञान दे दिया मैंने, पहले श्रुत निश्रित का बता दिया। अब अश्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित यानी जिसकी अपनी बुद्धि के बल पर या क्षायोपश्मिक भाव से अपने आप नई 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 बातें, जैसे अभय कुमार था, बीरबल था, आचार्य भिक्षु थे, इंस्टेंट बुद्धि कहते हैं, है ना, वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट जैसे नए नए आविष्कार, क्या उन्होंने कभी देखा उस चीज को? क्या उसके बारे में सुना था कभी उस चीज को जो रिसर्च कर रहे हैं? नहीं ना, लेकिन उनकी उत्पातिया बुद्धि, औत्पातिक बुद्धि कहलाती है। अश्रुत निश्रित जो होती है, मस्तिष्क के उस खंड में विकसित होता है, मतलब वो जो ज्ञान होता है पहले से कुछ संचित होता है, सूक्ष्म भाव के द्वारा होता है। अश्रुत निश्रित, अब इसमें सबसे पहली बुद्धि है औत्पत्ति की बुद्धि, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है औत्पत्ति की बुद्धि का, अभय कुमार, बीरबल, साइंटिस्ट, आचार्य भिक्षु, जो हम खुद भी हैं। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, ना देखी ना सुनी ना कभी किया, लेकिन हम इंस्टेंटली वो काम कर देते हैं या वो जवाब दे देते हैं, वो कुछ कर जाते हैं। दैट इज औत्पत्ति की बुद्धि। क्लियर? उसके बाद आता है विनय की बुद्धि, विनय से, गुरु के विनय से, बड़ों के विनय से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है या हमें जो श्रुत का ज्ञान प्राप्त होता है, दैट इज वैनिक बुद्धि। क्लियर? कार्मिकी बुद्धि यानी अभ्यास करते करते, जैसे सुनार होता है, सोने को घड़ते 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 वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि कैसे भी सोने का गहना दे दो वो एकदम बना देता है। हम सब हाउसवाइफ है, राइट, रोटियां कैसी भी बोल दो फटाफट यूं बेल लेते हैं, जेंट्स को बोलोगे तो, बच्चों को बोलोगे तो, ये कार्मिकी बुद्धि हो जाती है। अभ्यास करते करते उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और ये कार्मिकी, अब कार्मिकी बुद्धि। परिणामी की बुद्धि, परिणमन यानी पर्याय बढ़ते बढ़ते, अवस्था बढ़ते बढ़ते, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम क्या बोलते हैं, उनके पास कितना एक्सपीरियंस रहता है ना, बहुत नॉलेज है, पूरा ज्ञान का खजाना है, उन्होंने इतनी लाइफ, बड़ी लाइफ निकाली है, तो उन्होंने कितनी चीजें देखी है। हम जब कभी वृद्ध साधु साध्वियों के पास जाते हैं, उनका अनुभव या उनके ज्ञान को सुनते हैं तो एक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये जो परिणामी की बुद्धि है, एक छोटा बच्चा है उसका नॉलेज और एक बड़े का नॉलेज सेम होगा। जो परिणमन यानी अवस्था के साथ साथ जो बुद्धि आती है, वो परिणामी की बुद्धि। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े? ओके। अब आता है इनके बारे में पूरा ये बताया है, ये मैंने आपको डिटेल बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं श्रुत निश्रित मति ज्ञान, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अब ये 4 बातें हैं। अवग्रह यानी एक नॉर्मल सा व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, 2 अवग्रह होते हैं। अवग्रह का मतलब होता है इंद्रिय और अर्थ का संयोग होने से वस्तु का जो बोध होता है। अब यहाँ पे 2 दृष्टांत है आपके, ये जो नीचे के 2 दृष्टांत है ना, वो उसी से समझाती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हुए थे मैंने, लेकिन यही बताती हूँ ताकि एग्जाम में इसे आप अच्छे से लिख पाओ। घर में बेटा सोया है, ठीक है, आवाज दे रहे हैं, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, बहुत गहरी नींद में है, या आप सो रहे हो, ठीक है, आपको कोई आवाज दे रहा है। आपको कब सुनाई देती है? पहली बार में आवाज सुनाई दी? नहीं दी, है ना। धीरे धीरे हम दो बहुत गहरी नींद में है, सोचो, तो आपको आवाज सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती है। और वो शब्द के जो उद्गल होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि असंख्य समय, ऐसे भी हम जब बोलते हैं असंख्य समय निकल जाता है। अब मान लो अगर कोई पहली बार में भी जाग रहा है तो असंख्य समय लग जाते हैं मेरे यहाँ से वहां तक पहुंचने में, लग जाते हैं ना असंख्य समय, क्योंकि कोई भी छद्मस्त व्यक्ति का कार्य होता है ना, असंख्य समय से पहले कंप्लीट नहीं होता, उसको असंख्य लगता ही लगता है ना। तो अब वो आवाज देने वाला व्यक्ति है और सोने वाले व्यक्ति के कान में कब पहुंचते हैं वो शब्द? असंख्य समय के बाद।
और उससे वो शब्द धीरे जाते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि उसको उसके दिमाग में लगता है कि हाँ मुझे कोई आवाज दे रहा है, नींद में भी सपने में भी, है ना। तो वो एकदम से हूं करके आवाज देता है, हूं करके बोलता है कि नहीं बोलता है। तो असंख्य समय के बाद वो जो शब्द पुद्गल धीरे धीरे एक 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 करके जाते हैं, इसका एक बहुत सुंदर चित्र दिया हुआ है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने यहाँ नंदी सूत्र में। अपने जो नंदी का भाष्य है मैं आपको सेंड करूंगी, देखिएगा इसमें। तो वो शब्द जो होते हैं कितने पहले कान के पर्दे तक पहुंचते हैं, कान तक, कान के पर्दे तक, फिर अंदर वो जो नस होती है ना जो मस्तिष्क तक उसको पहुंचाती है, नर्वस सिस्टम वहां तक, वहां से ऊपर मस्तिष्क तक जाता है, और वहां पे ये होता है कि भाई आपको कोई आवाज दे रहा है, जागो, तब वो हूं करके आवाज देता है। तो कितना समय निकला? असंख्येय। वैसे ही हम कभी कोई वस्तु को देख रहे हैं, आप चल रहे हो, एक छुआ सामने से गुजरा या पास में से एकदम दुपट्टा हिला तो आपको लगा कुछ तो मेरे पैर के पास से गया, कुछ तो मेरे पैर के पास से गया, एकदम फटाक करके अपने को ऐसे लगता है, लेकिन उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं। वो स्टार्टिंग से जो असंख्य समय है, अव्यक्त अवबोध है, दैट इज व्यंजनावग्र, और लास्ट का जो एक समय है कि हाँ छुआ है, मेरे पास से कुछ छुए जैसा गया तो है, छुए जैसा गया तो है। अब छुआ है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन छुए जैसा लगा, दैट इज व्यक्त। तो वो लास्ट का जो समय होता है वो अर्थावग्र होता है, लास्ट का एक समय। क्लियर? असंख्य समय का व्यंजनावग्र, लास्ट का जो व्यक्त बोध होता है थोड़ा सा, वो होता है अर्थावग्र। उसके बाद आता है कि हाँ शायद चूहा होना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे ब्लैक कलर का था, समथिंग समथिंग ऐसा था, ठीक है। तो वो समथिंग समथिंग करते वो ऐसे सोचता है ब्लैक कलर था, इतना सा ही था, पूंछ भी थी, तो होना चाहिए, दैट इज ईहा। अब जस्ट बाद में हाँ पक्का छुआ ही है, वो मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ वो पास में से निकला ना ऐसे एकदम गुदगुदी टाइप हुई, तो वो छुआ ही है वाला जो सीन आता है वो अवाय, वो अवाय। और जब वो चूहे का चित्र अपने दिमाग में अंकित हो जाता है बहुत सालों के बाद में, मान लो कोई ऐसी जगह रहता हो जहां चूहे ही नहीं हो या बहुत पहले चूहे देखे हो, तो वो धारणा जो होती है, वो जो अवाय होता है, वो अपने दिमाग में स्मृति रूप में जम जाता है, उसे वासना, संस्कार, धारणा कहते हैं। धारणा लंबे समय के लिए जो रहती है वो है धारणा। ये क्लियर हुआ? वापस बुक से पढ़कर सुनाती हूँ। अवग्र के दो भेद है, दो प्रकार है, व्यंजनावग्र, अर्थावग्र। व्यंजनावग्र इंद्रिय और अर्थ पदार्थ का संयोग होने से व्यक्ति का, वस्तु का अव्यक्त बोध होता है, व्यंजनावग्र है। अर्थावग्र व्यंजनावग्र की अपेक्षा कुछ व्यक्त बोध होता है, मतलब कुछ व्यक्त, छुआ था, लग रहा है, मतलब कुछ तो लग रहा है, पहले तो पता नहीं कि क्या, कुछ तो गुजरा, फिर छुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है, फिर वो छुआ होना चाहिए, मतलब ऐसे संशय नहीं, होना चाहिए, डाउट नहीं होता है, संशय ईहा से पहले होता है, फिर जब थोड़ा कंफर्म हो जाता है दैट इज ईहा। ईहा के बाद में अवाय, पक्का छुआ था। जैसे खेत में वो ऐसे ऐसे करके खड़ा नहीं होता है, एक आदमी जैसा खड़ा कर दिया जाता है, दूर से आदमी देखता है तो वो सोचता है ये आदमी है कि कौन है ना। लगता है अरे कुछ खड़ा तो है, फिर लगता है आदमी जैसा कुछ है, फिर बोलता है आदमी जैसा कुछ है, वो आदमी है या वो क्या ठूंठ है, फिर बोलता है नहीं पक्का ठूंठ है ना। ये जो कंडीशन होती है ये अपने साथ बहुत बार होती है, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं रखते, हमें लगता है ये सारी चीजें इतनी जल्दी होती है। लेकिन कहते हैं जो वक्र का समय होता है वो एक समय का होता है, और जो ईहा अवाय का अंतर मुहूर्त होता है, और धारणा जो होती है वो कितनी टाइम तक रह सकती है, कई सालों तक, संख्य वर्ष तक रह सकती है, ठीक है। संख्येय अथवा असंख्येय काल तक रह सकती है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, आवा से घड़ा निकाला, यानी आग से तपा हुआ घड़ा निकाला, अब उसे ठंडा करना है ना। अब वो घड़े को बाहर निकाल दिया, अब घड़े पे पानी की बूंद टपका रहे हैं,
एक बूंद गिरी, सूख गई, दूसरी बूंद डाली, वो भी सूख गई, क्योंकि घड़े को बाहर निकाला, अब घड़ा तो पानी सुए, मतलब अब यहाँ पे अगर एक बूंद से घड़ा गीला नहीं होता है तो लास्ट बूंद में भी नहीं होगा, क्योंकि एक 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 बूंद का महत्व है कि नहीं। पहली बूंद आई, थोड़ा कुछ तो गीला किया होगा उससे। तो ऐसे ही असंख्य समय में आने वाले पुद्गल, एक एक प्रति समय में असंख्य पुद्गलों का जो समावेश होता है, उन असंख्य पुद्गलों का ग्रहण करके ही हमें कुछ बोध होता है। तो यहाँ पे आता है कि इस प्रकार एक एक बूंद डालते डालते एक बूंद आई जिससे घड़ा भीगा और क्रमशः जल से भर गया। ठीक इसी प्रकार अनंत पुद्गलों का प्रक्षेप होते होते श्रोता को शब्द का बोध होता है, उसके बाद ईहा अवाय धारणा की प्रक्रिया होती है। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ओके। नेक्स्ट, ज्ञान का विषय। अब ये जो मति ज्ञान का विषय दिया है, क्योंकि जो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान है वो हमेशा याद रखिए, आपके सब्जेक्ट में तो नहीं है लिखा हुआ, लेकिन नंदी सूत्र में है कि जो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान होता है वह श्रुत के श्लोक शब्द होता है। तो ये जो श्रुत के सहारे होने वाला है, ये श्रुत निश्रित मति ज्ञान का है। तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान जो होते हैं उसके संक्षेप में 4 प्रकार बताए हैं: द्रव्यत, क्षेत्रत, कालत, भावत। द्रव्य की दृष्टि से मति ज्ञानी श्रुत के सहारे सर्व द्रव्यों को जानता देखता ही नहीं, जो पहले सुना हुआ, पहले उसके बारे में कोई जानकारी की हो, जाना हो, उसे समझा हो, और कई टाइम के बाद में वो वापस से आए तो उसका बोध हो जाता है। ठीक है, और वही सेम हो जाता है क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जो हमने पहले अवधि ज्ञान में समझे वैसे ही होंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वही होते हैं। हमें ये देखना है कि मति ज्ञानी का विषय कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं उन्हीं के अनुसार। यस सुमन जी, श्रुत ज्ञान स्टार्ट करने से पहले मति ज्ञान में कोई भी डाउट है तो मैं डाउट नहीं है, खाली ये जैसे प्रतिबोधक दृष्टांत और मल्लक दृष्टांत, तो इसका कुछ मतलब फर्क है कि खाली ऐसे नाम ही दे दिया है कि यदि एग्जाम में पूछे कि कौन सा दृष्टांत लिखना है तो अपने को ध्यान में आ जाए, उसका कुछ है क्या आपको? देते हैं आपको मल्लक दृष्टांत लिखो। हाँ, तो मल्लक दृष्टांत में यही आएगा, तो इसका कुछ मतलब लॉजिक है क्या, वैसे पूछना चाह रही। ये अवग्रह के लिए दिया है ना, ऊपर देखिए हेडिंग है ना, अवग्रह आदि का दो नहीं नहीं, वो अवग्रह के 2 दृष्टांत दिए हैं, एक मल्लक और एक प्रतिबोधक। तो मल्लक में जो ये घड़ा वाला दिया है, तो यहाँ पे मल्लक का कुछ मतलब है क्या, मैं ये पूछना चाह रही। मल्लक या प्रतिबोधक, इसका भी कुछ मतलब है क्या, आपको पता हो यदि तो? प्रतिबोधक मतलब एक प्रतिबोध देने के लिए एग्जाम्पल नहीं देते हैं समझाने की अपेक्षा से, दैट इज प्रतिबोधक। और मल्लक का मतलब शायद मुझे नहीं पता है, मतलब घड़ा या कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता है मल्लक का मतलब, नहीं पता है ना, कभी सर्च किया ही नहीं, भाव रखती हूँ ढूंढ कर बताने का। ठीक है, प्रतिबोधक तो पता है, प्रतिबोध देते हैं ना, तो अपन बोलते हैं ना प्रतिबोध देने के लिए कई धर्म कथाएं होती है, तो प्रतिबोधक तो पता है, लेकिन मल्लक पता नहीं है। ठीक है, सर्च करके बताने का भाव रखती हूँ। आगे पढ़े, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ज्ञान, शब्द संकेत आदि के सहारे होने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे शब्द संकेत आदि, यहाँ पे श्रुत ज्ञान के ये जो 14 प्रकार बताए हैं, ये सब श्रुत ज्ञान के प्रकार है। मतलब कि कैसे कैसे श्रुत ज्ञान होता है, किसको कितना श्रुत ज्ञान होता है, कैसा श्रुत ज्ञान होता है, ये पूरे 14 भेद में आपको इसका डिटेल पता चलेगा। ठीक है, ये जो 14 नाम है ये आप याद रखिए, लेकिन ऑर्डर वाइज, अक्षर अनक्षर, संगी असंगी, सम्यक मिथ्या, साधी अनादि, सपर्यवसित अपर्यवसित, गमित अगमित, और अंग प्रविष्ट अनंग प्रविष्ट। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, अ स स स, है ना, अ स स स मतलब अक्षर संगी सम्यक साधी, अक्षर संगी सम्यक साधी, क्योंकि ऑपोजिट वाला तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा।
आएगा ना? अक्षर, संगीत, सम्यक, साधित, सपर्यगमिक अंग, सपर्यगमिक अंग। क्लियर है? अच्छा है, इजी फॉर्मूला याद करने की अपेक्षा से। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है सबसे फर्स्ट, इसमें है श्रुत ज्ञान के 14 भेदों में अक्षर श्रुत। अक्षर यानी अक्षरों द्वारा कहने योग्य भाव का निरूपण या प्ररूपणा करना। प्ररूपणा करना यानी उसकी स्थापना करना, उसका नया निकालना। अब अक्षर 3 प्रकार के बताए हैं। एक होता है संज्ञा अक्षर, यानी जो हम वर्ड्स लिखते हैं, लेटर लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मुझे रोमन नंबर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखूंगी? नहीं, कैसे लिखूंगी? 1 करूंगी, नीचे एक स्लैंड करूंगी, ऊपर एक, दैट इज रोमन नंबर 1। अगर मुझे मारवाड़ी में जैसे अपनी हिंदी में लिखना है तो राउंड करके ऐसे करूंगी, राइट। अगर मुझे अ लिखना है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करूंगी। पहले का अ पता है, प बनाते थे, नीचे एक मात्रा होती थी, ऊपर एक डंडी होती थी, पहले का अ होता था। पहले जमाने में जब पापा लोग लिखते थे ना तो ऐसे अ लिखते थे, तो ऐसे अ होता। तो ये अक्षर की जो संस्थान आकृति होती है, जो आकृति होती है, वो है संज्ञाक्षर। अक्षरों की संस्थान आदि, अक्षर का संस्थान यानी आकृति, जो शेप होता है, जो जब ब्राह्मी लिपि लिखती हो ना तो ऐसे लगता है कोई चाइनीज या कोरियन ऐसी कोई लिपि लिख रहे हैं अपन, वो पता नहीं कौन सी, जो ऐसे लगता है लाइक। तो वो जो होती है, सबकी अपनी अपनी एक लिखने की कला होती है, सबके अपने अपने अक्षरों का एक लिखने की आकृति होती है। उस आकृति को यानी अक्षर का जो संस्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? संज्ञाक्षर। क्लियर है? व्यंजनाक्षर, उस अक्षर का उच्चारण। अब मैंने रोमन में 1 लिखा है तो मैं 1 नहीं बोलूंगी, 1 बोलूंगी उसे। 1 बोल रहे हैं ना, रोमन में लिखा है। अब मैंने अ लिखा है तो मैं क्या प्रोनाउंस करूंगी? अ, राइट। तो जो हम उच्चारण करते हैं वो है व्यंजनाक्षर। क्लियर? 2 समझ में आए? अब थर्ड है लब्ध्याक्षर। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल दिया है कि भाई जिसे अक्षर ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो उस व्यक्ति को लब्धि अक्षर प्राप्त होता है, अर्थात अक्षरों की संयोजना से होने वाला बहुमुखी ज्ञान। अब यहाँ पे क्या समझ में आया? थोड़ा ऊपर से गया है ना, थोड़ा थोड़ा तो समझ। अब एग्जाम्पल, हाँ संतोष जी कुछ बोल रहे हैं? जैसे कोई हम बहुत sentence सारा है? पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, जैसे ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो लब्धि मतलब बहुत सारे अक्षर का संयोजन होके पुस्तक बन गई तो उसको लब्धि अक्षर बोलते हैं क्या? नहीं, हाँ, बहुत शब्द और जरूरत ही नहीं है अपने को। शब्द और वाक्य नहीं, शब्द और वाक्य बनाना एकदम सिंपल है, जहाँ पे 2 अक्षरों की संयोजना हो जाती है, ठीक है। एक शब्द बनाना या वाक्य शंख, बनाना। शंख, ठीक है। शंख यानी 2 अक्षरों से बन गया, आधा अक्षर भी है, न ऊपर न की मात्रा भी है, शंख, ठीक है। 2 अक्षरों का संयोग हुआ। एक कंडीशन, मुझे शंख का शेप याद आया, मन में स्मृति हुई, इंद्रिय और मन के द्वारा उसका ये भाव मन होता है, ये भाव श्रुत होता है। ये जो संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर है ना, संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर, ये होता है द्रव्य श्रुत, यानी जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं ना, तो ये अक्षर जो उसका ज्ञान भी प्राप्त हो। शंख, शंख शब्द की व्युत्पत्ति, शंख शब्द का अर्थ पता चले और शंख शब्द का वो चित्र हमारे दिमाग में आए, दैट इज लब्ध्याक्षर। शंख शब्द है, उसके अर्थ का पर्याय लोचन किया हमने। यहाँ देखो, अक्षरों की संयोजना से, अक्षरों की संयोजना यानी 1 अक्षर और 2 अक्षर या 3 अक्षरों को मिलाने से, 4 अक्षरों को मिलाने से अक्षरों की जैसे क्या बनता है? शब्द। जैसे हिंदी की ग्रामर में पढ़ते थे, शब्द उसको कहते हैं जिससे कोई अर्थ का शब्द, दो व्यंजन के, अर्थ का दो व्यंजन के जोड़ को जिसका कोई अर्थ निकले।
हाँ, उसे शब्द कहते हैं। उस अर्थ को हम जान पाए, है ना, मानसिक उसका एक चित्रात्मक मानसिक मन में मानस में एक चित्र उभरे उसका। मतलब पानी, तो पानी कैसा दिखता है आपको पता चल जाता है ना अभी। पानी, दो अक्षरों की संयोजना हुई और हमें क्या दिमाग में आया, एकदम पानी, व्हाइट व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर भी नहीं, वो तो क्या कलर, क्रिस्टल कलर बोले, क्या कलर बोले, है ना। तो वो शब्द को पढ़ते हैं हमें ऐसे ध्यान आ जाएगा ये पानी के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मतलब उसका दो मीनिंग हो जाए, और ये सूक्ष्म भाव से प्राप्त होता है, ये जो लब्ध्याक्षर होता है। और पता है निगोद के जीवों में भी लब्ध्याक्षर यानी केवल ज्ञान का अनंतवा भाग, ये जो लब्ध्याक्षर है आगे आएगा आपके, तो लब्ध्याक्षर केवल ज्ञान का अनंतवा भाग जो होता है वो उद्घाटित रहता है किसमें, सूक्ष्म निगोद के जीवों में, क्योंकि नहीं तो वो जीव अजीव बन जाएंगे। तो ये जो लब्ध्याक्षर होता है वो होता सब में है, द्रव्य मन भाव मन की अपेक्षा से ये बताया गया है। ये भाव शुद्ध होता है और क्षयोक्षम जन्य और इंद्रिय और मन से ये जो बोध होता है, ठीक है। ये शंख का एग्जाम्पल आप याद रखिए कि भाई शंख मतलब शब्दों की संयोजना हो गई, दो शब्दों को मिलाया, उसका एक मीनिंग हुआ, उस मीनिंग के बारे में हमने जाना कि वो क्या है। हमारे मानस चित्र में एक चित्र अंकित हो गया, मानस पटल में एक चित्र अंकित हो गया, ठीक है। मैं अनक्षर, कुछ बोलूं इसमें? हाँ बोलिए। मतलब इसमें जिसे जिसे अक्षर ज्ञान की योग्यता हो, मतलब जो भी 12 खड़ी है वो जो अक्षर है उसके उसके ज्ञान की योग्यता है। ये आपको है ना वो, मतलब हाँ बोलिए। उसकी योग्यता प्राप्त हो गई, फिर शयोपसम से उसको लब्धि भी प्राप्त हो जाएगी। हाँ अक्षर ज्ञान है तो हाँ। शयोपसम से उसको लब्धि भी प्राप्त हो गई। अब हम्म। उसको 12 खड़ी को कैसे उसको शब्द बनाना है, उसकी मतलब उसको संयोजन करना आ गया कि इन अक्षरों को कैसे सेट करना है कि कोई शब्द बनाना है। जैसे कमल है तो कमल, कैसे कमल लिखना है उस हिसाब से उसके संयोजन की अच्छा, उसके ये पास तो हो गई संज्ञ ज्ञान आ जीवों की गया। बात या मनुष्य की बात। अब एकेंद्रिय हाँ से हाँ। कैसे रिलेट करोगे, सूक्ष्म निगोद के जीवों के वनस्पति काय से कैसे रिलेट करोगे। आपको पता है वनस्पति काय पे एक बुक है मेरे पास है, बहुत गहरा रिसर्च किया हुआ है। 10 प्रकार की जो संज्ञा होती है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, है ना, क्रोध मान माया लोभ लोभ औघ, ये 10 संज्ञा होती है वनस्पति में पाई जाती है। साइंस इस पे बहुत रिसर्च कर रहा है और बहुत हद तक बहुत आगे बढ़ा है। अभी यहाँ पे हम लोग भगवती में पढ़ रहे थे कि एक साइंटिस्ट था, वो रोज है ना ऐसे पौधों को बोलता था कि ये क्या पौधे हैं यार, मतलब बेकार पौधे हैं, बेकार पौधा है, बहुत हीन भावना भा रहा था, तो वो पौधे सूखने लग गए। और दूसरे सेम सेम पौधा दूसरे साइंटिस्ट के पास भी था, वो लोग रिसर्च कर रहे थे उन पे। सेम डिट्टो पौधा एक साइंटिस्ट के पास, ये एक दूसरे के पास भी, वो अच्छी भावना भाता, बहुत अच्छे पौधे हैं, फले फूले, ये हो वो हो। तो वो मतलब इतने अच्छे फल फूल रहे थे और वो सूख रहा था, सेम पानी सेम खाद सेम रोशनी सब कुछ सेम होने पर भी एक सूख रहा है दूसरा फल रहा है। उन्हें कैसे पता चला। हम बोल रहे हैं कि सुन रहे हैं उनके पास है। हाँ वो ज्ञान कर सकते क्योंकि भाव मन तो होता ही होता है। समझ में आया। तो ये चीजें होती है जब हम बहुत गहरे तत्व ज्ञान में निकल जाते हैं ना, तब ये समझ में आता है। तो ये जो लब्ध्याक्षर है वो सूक्ष्म निगोद के जीवों में भी है। समझ में आया, यहाँ पे सिर्फ अपने बारकरी पढ़ने या लिखने से नहीं होता है। हम अनंत काल अनादि काल से चले आ रहे हैं और कितने तक चलेंगे पता नहीं है ना। तो हमने कई देवता नारकी मनुष्य तिर्यंच कहाँ कहाँ भव नहीं किए होंगे, एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय कहाँ कहाँ। तो वो जो संस्कार जो होते हैं वो छूटते नहीं है। तो यानी रेखा जी, हाँ, रेखा जी यानी सूक्ष्म जीव में ये अक्षर लब्धि होता ही होता है हर एक जीव होगा में। होगा ही, नहीं तो अब भगवान